एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत स्टैंडर्ड चीज है। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से आप जितना भी वर्क किसी बॉडी पे करते हैं उतना ही चेंज उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ जाता है या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ जाता है या फिर पोटेंशियल और काइनेटिक में मिला के आ जाता है। तो आपने मान लीजिए एक्स जूल किसी बॉडी पर वर्क कर दिया और वहां पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, किसी चीज में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो जो वर्क आपने किया होगा वो वर्क बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, बॉडी की पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो सकता है और बॉडी की काइनेटिक पोटेंशियल मिला के भी कन्वर्ट हो सकता है, मगर एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। तो किसी भी बॉडी पर किया गया वर्क उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है या फिर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में चेंज के बराबर होता है। ये डिपेंड करता है कि आप वर्क किस तरह से कर रहे हैं। शर्त यह है कि वहां पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क फ्रिक्शन में भी खत्म हो जाएगा और वहां पर एनर्जी में चेंज उतना नहीं आएगा जितना कि फ्रिक्शन की एब्सेंस में आना चाहिए था। इसलिए ध्यान रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो भी वर्क आप किसी बॉडी पर करते हैं उस बॉडी की एनर्जी को चेंज कर देता है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या दोनों की कंबाइंड मैकेनिकल एनर्जी हो। शर्त यह है कि वहां पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक बॉल किसी सरफेस पर चल रही है और आपने इस पर कुछ फोर्स लगा के इस पर कुछ वर्क कर दिया तो ये हाइट तो गेन करेगी नहीं, वो तो सीधी ही चलेगी। तो जितना भी आप यहां पर वर्क करोगे वो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो अगर जो यहां से यहां तक इस बॉडी पर वर्क किया होगा वो वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइट गेन नहीं कर रही है, एक ही लेवल पे चल रही है। तो जो भी कुछ आपने इस पे वर्क किया होगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। अगर मान लो ये हल्का सा यहाँ पर ऐसे चढ़ाई होती और फिर किसी बॉल पर आप यहाँ पर धक्का मारते, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u होती और यहाँ पर वेलोसिटी v होती, तो जो भी आपने फोर्स लगा के इस बॉडी पर वर्क किया होता वो वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करता और वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करता क्योंकि बॉडी ने अब h हाइट गेन कर ली। तो यहां पर सिर्फ काइनेटिक चेंज हो रही है, यहां पर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों चेंज हो रही है। और अगर मान लीजिए आप इस पर फोर्स ऐसे लगाते हैं और बॉडी यहां तक आ जाती है और यहां पर आके बॉडी रुक जाती है, तो यहां से यहां तक जो आपने इस बॉडी पर फोर्स लगा के वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। जैसे आप किसी चीज को, मास की बॉडी को एच हाइट पर ले जाएं तो जो आप उसको एच हाइट पे ले जाने में वर्क कर रहे हैं वो बॉडी की काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिर्फ काइनेटिक में भी कन्वर्ट हो सकता है, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों में कन्वर्ट हो सकता है या फिर सिर्फ पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी वर्क होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एब्सेंस में काइनेटिक के अंदर, पोटेंशियल के अंदर या दोनों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एज इट इज और कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मगर आपकी बुक्स के अंदर जो समझाया गया है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को लेकर समझा दिया गया है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मगर ध्यान रखना, रियलिटी अगर देखी जाए वर्क एनर्जी थ्योरम की तो वर्क जो भी किसी आप बॉडी पर करते हैं वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में या दोनों के चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो डालिए हेडिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम,
According to the work energy theorem, work done by a force, work done by a force is equal to change in kinetic energy of the body, is equal to change in kinetic energy of the body, is equal to change in kinetic energy of the body in the absence of non-conservative forces, in the absence of non-conservative forces, in the absence of non-conservative forces. In the absence of non-conservative forces. In the absence of non-conservative forces. ठीक, मान लीजिए एक सरफेस पर बॉडी चल रही है, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है u, और इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और यहां तक आते आते बॉडी की वेलोसिटी हो गई है v, और इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया है s। फोर्स इस बॉडी पर आगे की तरफ ही लगाया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि साहब इस बॉडी पर वर्क कितना किया है, तो वर्क बॉडी पर होगा एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर 0 है, क्यों? फोर्स भी आगे की तरफ लगा रहा हूं, बॉडी भी आगे की तरफ चल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल कितना है? 0। तो वर्क की वैल्यू जो यहां पर होगी वो हो जाएगी सिंपल एफ इंटू एस। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब फोर्स की जो वैल्यू होती है बेसिकली एफ इज इक्वल टू एम ए होती है, तो वर्क की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी एफ एस, तो एफ की वैल्यू है एम, तो ये हो जाएगा एम ए एस, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, ये हमारे पास आ गया वर्क इज इक्वल टू एम ए एस। ठीक, और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। अब आप जानते हैं कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन हुआ है किसकी वजह से? फोर्स की वजह से, तभी तो उसकी वेलोसिटी बेटा u से v हो गई है। तो हम जानते हैं we know that v square is equal to u square plus 2as, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, ये हम जानते हैं पहले से। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय s। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक, इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। अब अगर आप इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को जो सेकंड इक्वेशन में आई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, putting the value of a in इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू क्या बेटा? W इज इक्वल टू एम ए एस, तो मास एज इट इज रखोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर आ रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट से ये डिस्प्लेसमेंट कट जाएगा और अल्टीमेटली जो आपके पास वर्क आएगा वो आएगा m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और गौर से देखो तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो जो वर्क हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? सुनना ध्यान से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
तो जो वर्क हमारे पास आ रहा है, वर्क ये किसके बराबर आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों, गौर से देखो, जब बॉडी यहां पर थी तो बॉडी की कितनी स्पीड थी u, और जब वो यहां तक पहुंची बॉडी की स्पीड कितनी हो चुकी है v, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो गौर से सोचो, वेलोसिटी u से v हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर हो रही है। तो अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देता हूं, तो याद करो क्या सिखाया है कि चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर ये जो वर्क है आपके पास, ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही हमको प्रूव करना था कि जो बॉडी पर वर्क हुआ है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ है। इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जितना भी वर्क आप किसी बॉडी पर करते हैं, वो वर्क उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। तो हमने वही प्रूव कर दिया कि वर्क जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल के बराबर आया, एंड दिस फाइनल माइनस इनिशियल इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क की वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गई। ठीक, चलिए साहब नोट करना शुरू करिए। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक, आगे चलें। नोट कर लिया बेटा? Consider a body of mass m moving with velocity u. Moving with velocity u. Moving with velocity u. And force F is applied on it. And force F is applied on it. Due to which it is displaced to a distance s. Due to which it is displaced through a distance s, and its velocity becomes v. अब नोट करने पहले ये नोट करें, फिर मैं बाद में से नीचे स्लाइड करूंगा। पहले ये लाइन नोट करें, फिर ये वाली लाइन नोट। इक्वेशन सेकंड तक, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। पूछो पीयूष, क्या पूछ रहे हो? सर वो हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो सर हम वर्क को एनर्जी के यू को ले लेते हैं ना सर? बिल्कुल ले लेते हैं। तो सर यहाँ तो सर चेंज है ना सर, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम एग्जैक्ट को ले लेते हैं सर। यहाँ पर बॉडी के पास पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तुमने उस पर फोर्स नहीं लगाया, उसके पहले भी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। उसकी वेलोसिटी यहाँ पर u है कि जीरो है? सर यू। इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? हाँ सर है, इनिशियल वेलोसिटी। और फोर्स लगाने के बाद वहां पे जाके v हो गई, ठीक है।
हाँ इस सर। फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने सिर्फ वेलोसिटी को u से v बढ़ा दिया। बोलो हाँ। हाँ सर। तो फोर्स ने बॉडी को 0 से v किया है कि u से v किया है? सर यू से वी। इसलिए फोर्स ने जो भी वर्क किया है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, क्योंकि जब फोर्स नहीं लगाया था तब भी तो बॉडी के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। हाँ सर। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होती तो फिर हम फोर्स को वर्क के बराबर, वर्क को काइनेटिक के बराबर पुट कर दे, तब हमें चेंज लगाने की जरूरत नहीं मिलती। क्यों? कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वही एग्जैक्टली वर्क के बराबर होती। अगर ओके सर। इनिशियल काइनेटिक 0 होती तो इसमें इनिशियल काइनेटिक 0 नहीं है। अगर देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर अभी आगे इक्वेशन के अंदर मैं यहां पर u की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं, तो यहां पर वर्क एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। चेक करो। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके पास कुछ पहले से एनर्जी है और फिर आपने उस पर वर्क किया, तो जो वर्क होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगा, वो फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर होगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। नहीं बात समझ में आई? सर आ तो गई सर, पर उस हिसाब से समझ में नहीं आ रहा सर, न्यूमेरिकल करते हैं तब। अभी तो आ गई सर। बता, समझाओ मुझे, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अगर कोई चीज 0 है, जैसे मेरे पास हाँ एक भी सर। पैसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझे 2 रुपए दिए, तो मेरे पास कितने हो गए? सर 3। बहुत बढ़िया, मेरे पास 0 रुपए हैं और तुमने मुझे 2 दिए तो मेरे पास 3। फिर तो बेटा वो समस्या ही नहीं अरे है। सर मुझे लगा 2 1, आपने बोला 2 और 1 है। हाँ सर 2। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे हाँ सर। पास एक भी पैसा नहीं है और तुमने हाँ मुझे सर। 5 रुपए दिए, तो मेरे पास कितने हो गए? सर 5। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास शुरू में कितना था? 0। तो जितने हाँ मेरे सर। पास हो गए एग्जैक्टली तुमने उतने ही तो मुझे दिए हैं, हाँ सर। क्योंकि मेरे पास पहले से कोई पैसा नहीं है। पक्की बात? हाँ सर। अब मेरे पास पहले से 5 रुपए हैं और तुमने मुझे 5 और दे दिए, तो मेरे पास कितने हो गए? हम सर 10 हो गए आपके पास। 10। तो मेरे पास जो 10 हो गए हैं ना, और तुमने कितने दिए हैं? 5। हाँ सर। तुमने तो अब कितने 5 दिए हैं? का बढ़ मेरे गया, पास 5 बढ़ पहले, गया सर और। बिल्कुल, तो अब सिर्फ 5 बढ़ा है, तो 5 का चेंज आया, क्योंकि मेरे पास पहले 0 नहीं था। अगर कोई चीज हाँ इनिशियली सर। 0 होती है तो फाइनल वैल्यू और चेंज बराबर माना जाता है। और यस सर, कोई समझ चीज गया अगर सर। इनिशियली 0 नहीं होती है तो फाइनल वैल्यू चेंज के बराबर नहीं होती। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अरे यार सिंपल सी बात है, चेंज है फाइनल हाँ माइनस सर समझ इनिशियल। गया। और अगर इनिशियल वैल्यू 0 है तो चेंज फाइनल के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर समझ गया। आगे सर बात वो समझ। चेंज ही वर्क होता है सर, समझ गया। हम्म। नोट कर लीजिए बेटा। तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो वर्क के बराबर आ गया। कभी कभी कहते हैं साहब इसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाओ, वैसे भी कर सकते हैं। अगर तुम इसका अगर तुम गौर से सोचो, बिल्कुल ध्यान से, तो तुम ये पाओगे कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी के 2 डेरिवेशन किए थे ना बेटा, एक नॉर्मल मेथड से और एक इंटीग्रेशन मेथड से, याद है? तो हमने वहां पर u को 0 माना था, याद है कि नहीं? उन सभी डेरिवेशंस में, चाहे वो इंटीग्रेशन वाला हो चाहे वो नॉर्मल मेथड हो, उसमें अगर तुम u को 0 नहीं मानोगे तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर तुम इंटीग्रेशन मेथड को तुम देखो, पन्ना पलट के इंटीग्रेशन मेथड तुम देखो, तो लिमिट हमने लगाई है 0 से लेके v। चेक करो, चेक करो, इंटीग्रेशन मेथड था वर्क निकालने के लिए। वहां पे लिमिट क्या है? 0 से लेके v है कि नहीं? मगर वहीं पर अगर हम लिमिट क्या लगा देते हैं, u से लेके v, तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर v स्क्वायर माइनस 0 नहीं आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? ये याद रखने का तरीका है कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन किए थे ना, नॉर्मल मेथड से और इंटीग्रेशन मेथड से, वर्क एनर्जी थ्योरम के भी एग्जैक्टली वही डेरिवेशन है। बस फर्क सिर्फ इतना है
कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमने U को 0 माना था और वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर हम U को 0 नहीं मानेंगे, U को U मानेंगे और एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लिखिए साहब। नेक्स्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम for a variable force, work energy theorem for a variable force। ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। We know kinetic energy is equal to half mv square। बोलो हाँ कि ना? जानते हो इतना? क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं काइनेटिक एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। बोलो हाँ कि ना? डीई डीकेई ओवर डीटी। मैं बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time। तो d ke over dt, यही तो आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी with respect to time। dke over dt is equal to half m। इससे कोई मतलब नहीं है डिफरेंशिएशन के टाइम पर। क्यों? ये तो कांस्टेंट होता है, हाफ भी कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है? वेलोसिटी। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 2v dv ओवर dt। कितना होगा v स्क्वायर का डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन? ट्वाइस ऑफ v dv ओवर dt। ठीक, जो पावर होती है उससे आगे मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को एक कम कर देते हैं। एक बाद में dv ओवर dt क्यों आया? क्योंकि मैं यहां पर वेलोसिटी के टर्म्स में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी को। अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी करता तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 2v आता। बोलो हाँ कि ना? मगर मैं यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएशन। इसलिए एक बार नॉर्मल डिफरेंशिएट कर लिया तो कितना आ गया? 2v। और एक बार इस v को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं यहां पर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। अगर यहां पे लिखा होता काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और मैं dke ओवर dv करता, डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो इस v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v हो जाता। अरे बोलो हाँ। मगर मैंने यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया है? डिफरेंशिएशन। इसलिए v स्क्वायर का मैंने 2v तो लिख दिया, मगर साथ में मुझे एक बार dv ओवर dt से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये आ गया। ठीक, अब तुम्हें दिख रहा है वहां पर dv ओवर dt दिखाई दे रहा है बेटा? dv ओवर dt। एंड व्हाट डू यू मीन बाय dv ओवर dt? इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। क्या होता है dv ओवर dt? एक्सेलरेशन तो होता है बेटा। तो यहां पर आएगा dke ओवर dt इज इक्वल टू हाफ m 2v इंटू a। इस हाफ से ये 2 कट गया और हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया? देखना ध्यान से, dke ओवर dt is equal to mass into acceleration into velocity। mass into acceleration क्या हो गया बेटा? फोर्स। तो ये फोर्स टाइम वेलोसिटी आया कि नहीं आया? अरे बोल दो हाँ कि ना? मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया? फोर्स। अब बचा क्या? वेलोसिटी। ये 2 से 2 कट चुका है तो यहां पर आ गया dke ओवर dt इज इक्वल टू mav
और MAV में MA क्या हो गया F, तो ये हो गया F इंटू वेलोसिटी। पक्की बात? बिल्कुल सिंपल चीजें हैं ये, मगर हाँ जिसने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है थोड़ी समस्या होगी। वैसे सब ने पढ़ लिया होगा, सबको मैंने वो कूपन दे दिया है बेटा, सब देख लिया होगा वीडियोस में से। ठीक बात। अब वेलोसिटी पता है बेटा क्या होता है? dx ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हमारे पास आ जाएगा, सुनना ध्यान से, e के ई ओवर dt इज इक्वल टू f इंटू dx ओवर dt। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल ठीक। वेलोसिटी को मैंने क्या लिख दिया है? वेलोसिटी को मैंने लिख दिया है यहां पर dx ओवर dt। ये लिख दिया है मैंने वेलोसिटी को क्या? dx ओवर dt। आई बात समझ? ठीक। क्या dt से dt कट जाएगा यहां पर? बिल्कुल कट जाएगा। तो यहां पर इस dt को मैंने इस dt से काट दिया, तो ये आ गया मेरे पास d ऑफ के ई इज इक्वल टू f dx। स्मॉल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, तो हमारे पास दिखाई दे रहा है साफ साफ। स्मॉल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन द वर्क, और स्मॉल वर्क डन। f इंटू dx क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। याद करो कि नहीं? स्मॉल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, ये तो हमने निकाल लिया। और इस डेरिवेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अरे बोलो हाँ कि ना? चलो नोट कर लो। कर लिया यहां तक कि ऊपर करूं उसको? लिख लिया आपने? चलिए नोट करिए इसको। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, फिर ढंग से नोट कर लो। दीशा बोलो बेटा क्या कह रही हो? हाँ बेटा। सर वो रिकॉर्डिंग देखने के लिए आप कूपन बता दीजिएगा। उसी में बेटा एप्लीकेशन में जब से बाय के लिए करोगी वहां पे कूपन आएगा, उसे ऐड कर देना। उसमें जाएंगे ना आप, मतलब बाय का ऑप्शन दबाएंगे, उसमें कूपन बना आ जाएगा 499 का, जो आपको 14 रुपीज के आसपास बस वहां पे करना पड़ेगा और लिंक हो जाएगा उससे। ठीक है, एप्लीकेशन में ऐड हो ना? आवाज नहीं है बेटा, एप्लीकेशन में ऐड हुआ यस सर। तो कूपन विजिबल नहीं है? चलिए बेटा बैच के बाद बात करेंगे, ठीक है? बाकी सबको कूपन विजिबल है ना बेटा? हाँ करो। ठीक, चलिए नोट करिए इसको।
हो गया। तो हमारे पास फिलहाल कितना आ गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब क्या करो बताओ, अब मुझे एफ डी एक्स से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क से वर्क लाना है, तो बताओ मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। क्यों, यहां पर मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मिला है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क से टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करके। तो लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इंटीग्रेशन। काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां चेंज हो रही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल तक चेंज हो रही है, इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एफ डी एक्स, कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो ये क्या आएगा, देखो बेटा डी ऑफ के का आएगा के, डी ऑफ के का इंटीग्रेशन कितना होगा, के तो होगा, अरे dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो डी के का इंटीग्रेशन कितना होगा के, तो ये आ जाएगा के, और लिमिट क्या होंगी इसकी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और क्या आएगा इसका आएगा एफ एक्स, कितना आएगा इनिशियल से फाइनल। लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एफ, और यहां पर आएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो ये आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये आ जाएगा एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू वर्क के बराबर हो गया। और यही होती है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो हाँ कि ना, क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। मगर ये कैलकुलस मेथड से इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का इस्तेमाल हुआ है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल भी है और इसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल भी। इसे प्रैक्टिस करना बेटा, जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है उनको समझ में अच्छे से आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें, ठीक है, वीडियोस को देख के। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना बेटा, ठीक। इसे बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम सिर्फ यहाँ पर बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। जो बचपन में आपने पढ़ी है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, mgh करके जो आती है। यहाँ पर हम एक इलास्टिक, एक रबर को खींचने के अंदर, उसके अंदर भी क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, हम उसकी भी बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब तुम हमेशा ये मत बोल देना कि अर्थ की सरफेस की बॉडी ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। गलत नहीं बोलोगे, मत पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग को जमीन पे रख के खींचते हो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भले ही ना आए मगर उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप की होती है, एक तरह की नहीं होती। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी possessed by the energy possessed by a system due to its configuration, due to its configuration, the energy possessed by a system due to its configuration, due to its configuration, due to its configuration is known as potential energy,
इसका मतलब क्या हुआ समझो, जो पहले आपने पढ़ा हुआ है कौन सा ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पहले मैं उसकी टर्म्स में समझाता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक अर्थ है और अर्थ के बॉडी पर यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, इसकी वैल्यू है m। तो यहाँ पर कितने मास हैं? 2। एक छोटा वाला बॉडी का मास और बड़ा वाला अर्थ का मास। तो क्या अर्थ और ये एक छोटा मास, पीला वाला मास, क्या एक सिस्टम बना रहे हैं? बिल्कुल सिस्टम बना रहे हैं। अगर अर्थ यहाँ पे ना होती तो इस मास की कोई पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं। अब इस मास को मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाता हूं, मैं मास को मान लो इस पॉइंट पर ले आया, मैंने इसको h हाइट तक उठा दिया, m और कैपिटल M। क्या अर्थ वही है? बिल्कुल। क्या मास वही है? बिल्कुल। क्या एनर्जी वही है पोटेंशियल? नहीं, क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? अरेंजमेंट चेंज हो गया है। किनका? मासेस का। पहले अर्थ की सरफेस पर ही रखा हुआ था मास, अब अर्थ की सरफेस से h ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, अब यहां पर वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों से ये सिस्टम ये अलग सिस्टम तो एक ही है, मगर सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज हो गई है। पहले ये पीला वाला मास अर्थ की बॉडी सरफेस पर रखा हुआ था, और अब ये पीला वाला मास अर्थ की सरफेस से कुछ ऊंचाई पे चला गया है, जिसकी वजह से यहां पर सिस्टम अलग है और यहां पर सिस्टम अलग हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जहां पर सिस्टम होगा, तो सिस्टम में जितने पार्टिकल्स होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन से, उनके अरेंजमेंट के अंदर जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए 100 बच्चों की क्लास है, एक तरफ गर्ल्स बैठी हैं, एक तरफ बॉयज बैठे हैं, आप सब मास पार्टिकल्स हैं, तो उस कमरे की, कुछ उस क्लासरूम की एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब क्या करिए कि अपनी जगह को चेंज कर लीजिए, कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं चला जाए, अब भी क्लास में 100 बच्चे होंगे, मगर अब क्लास की पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि क्लास के अंदर मासेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो चेंज हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग जो यहाँ पर है, तो मैं स्प्रिंग को ऐसे मान लेता हूं, अभी स्प्रिंग जो है ये खिंची हुई नहीं है, नॉर्मल लेंथ के अंदर है। अब मैंने 2 पार्टिकल माने, एक ए वाला पार्टिकल लिया और एक बी वाला पार्टिकल लिया, तो मैं 2 पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं स्प्रिंग के अंदर, ये 2 पार्टिकल हैं स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इनको स्प्रिंग को खींच दिया। तो अगर मैं इस स्प्रिंग को इस तरह से खींच देता हूं, स्प्रिंग लंबी हो जाती है, तो ए वाला पार्टिकल यहाँ पर है और बी वाला पार्टिकल बेटा यहाँ पर है। तो गौर से देखो, ए और बी के बीच की दूरी बढ़ गई है यहाँ पर, इसलिए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच का जो अरेंजमेंट था वो इसके मुकाबले यहाँ पर डिफरेंट हो चुका है। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूंगा, तब भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टिकल पास में आ जाएंगे। स्प्रिंग खिंच गई तो ये दोनों पार्टिकल्स, स्प्रिंग जिस पार्टिकल से मिलके बनी है, उनकी दूरियां बढ़ गई। दूरियां बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी दोनों के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ भी चेंज हो गई और यहाँ भी चेंज हो गई स्प्रिंग के अंदर। यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है और यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है। सारी बातों की एक बात तुम्हें समझनी है कि जहां भी कॉन्फ़िगरेशन होता है सिस्टम के अंदर, पार्टिकल्स अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसका नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आप नया एक्टिवा खरीद के लाए, बिल्कुल बढ़िया नया, बिल्कुल, और जैसे ही उसे मंदिर ले जा रहे थे तो मंदिर में दे मारा आपने, तो आगे से पूरा एक्टिवा पिचक गया। तो क्या एक्टिवा की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई? बिल्कुल। जब एक्टिवा आया था तो जो उसकी बॉडी में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था वो डिफरेंट था। जब आपने मंदिर में दे मारी अपनी एक्टिवा को और वो एक्टिवा का हैंडल टेढ़ा हो गया, शीशा फूट गया, सब कुछ खत्म हो गया उसके अंदर, तो क्या एक्टिवा पर टकराने से जो वर्क हुआ था वो कहाँ चला गया? वो एक्टिवा के अरेंजमेंट को चेंज करने में खत्म हो गया। बोलो हाँ कि ना? जो दब गया है, कहीं से लोहा, कहीं से लोहा टेढ़ा हो गया है, तो ये जो अरेंजमेंट चेंज हुआ है पार्टिकल्स का, लोहा टेढ़ा होने पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो चेंज आया है, इसने उस एक्टिवा की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सड़क पर जब एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो उन सब की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। क्यों? जब वो बाजार से आई थी तो अरेंजमेंट डिफरेंट था, और जब उस पर चोट लग गई है तो एनर्जी ने जो बाहर से वर्क किया, उस सब ने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिया। तो जहां भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, वहां पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इस वाले केस में कौन सी एनर्जी चेंज हुई है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। और इस केस में कौन सी
दोनों डायग्राम बना लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ बना लो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग वाले में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मल वाले में जो पानी भरा हुआ बकेट में रखा हुआ है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, उस पानी में और जो टैंक में भरा हुआ है उसमें किसका फर्क है? कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। जो बकेट में नीचे पानी रखा हुआ है वो अर्थ के बिल्कुल पास है, और जो टैंक में पानी भरा हुआ है वो अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर चला गया है। तो जो छत पे पानी टैंक में भरा हुआ है उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? इसलिए जब उसको वहां से छोड़ा जाता है तो वो नीचे आके पानी हाई प्रेशर से, हाई वेलोसिटी से पाइप से बाहर निकलता है। क्यों? उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो बकेट नीचे रखी हुई है उसमें अगर होल कर दोगे तो इतनी काइनेटिक एनर्जी वो पानी गेन नहीं कर पाएगा। क्यों? उसमें लेस पोटेंशियल एनर्जी थी। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? क्लियर हो गया इतना? देखो, सम एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, some examples of potential energy. Water stored in a dam possess potential energy. तभी तो बेटा डैम का दरवाजा जब खोल देते हैं तो पानी हाई वेलोसिटी से बाहर निकलता है। जब डैम के पीछे पानी था तो रुका हुआ पानी था, और जैसे दरवाजा खोला तो पानी तेजी से बाहर निकला। क्यों? कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही। तो वाटर स्टोर्ड इन अ डैम possess potential energy. दूसरा एग्जांपल लिखो, an object lifted from the surface of the earth possess potential energy. An object lifted from the surface of the earth possess potential energy. धनुष देखा है आपने? धनुष, तीर कमान देखे हैं? धनुष, तो धनुष के अंदर जिसमें रस्सी होती है ना बेटा, डोरी बंधी होती है, तो उसमें जो एक लकड़ी का एक पीस होता है, जब तीर को लगाते हैं कमान के ऊपर और खींचते हैं तो कमान टेढ़ी हो जाती है। नोटिस किया है आपने? कमान टेढ़ी हो गई, तो कमान जो टेढ़ी हो गई यानी कि उसमें इंटर पार्टिकल का सेपरेशन चेंज हो गया, जिससे कमान में क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। जो धागा है उसमें भी क्या आ गई? वो भी खिंच गया, उसमें भी क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। तो खिंचा हुआ धनुष जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही आप तीर को छोड़ेंगे वो सारी पोटेंशियल एनर्जी तीर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो नॉर्मल धनुष जो रखा हुआ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जैसे ही उस पर तीर लगा के आप उसे खींचते हैं उसकी कमान, उसकी बो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, और वो टेढ़ी जो कमान हो गई है तो उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ गया है। तो लिखो, a stretched bow possess potential energy. एक खिंची हुई कमान, a stretched bow possess potential energy. A stretched bow possess potential energy. क्या बात समझ में आई बेटा? A stretched bow possess potential energy. क्लियर है बेटा? चलिए साहब, इतना करते हैं, मिलते हैं कल।